नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मेरे यहां पर जीव विज्ञान की क्लास चल रही है, जिसमें हमने सेल को कोशिका को पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके पहले मैंने आपको कोशिका में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में चर्चा कर चुका हूं। इसमें सेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनल होता है वो है क्या? केंद्रक। तो आज हम चर्चा करेंगे केंद्रक के बारे में। बता दूं जानकारी के लिए कि आज मेरा लेक्चर नंबर 9 है। तो चलिए, जो फ्रेंड्स नए हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और प्रॉपर इसके नोट्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केंद्रक के बारे में। एक बहुत प्यारा सा डायग्राम मैंने केंद्रक का बनाया हुआ है। देखिए, जो सेल होती है, सेल के अंदर पाया जाता है केंद्रक। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करी है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं हिंदी में बोल दिया करूंगा। देखिए, केंद्रक क्या होता है। केंद्रक एक गोलाकार संरचना पाई जाती है सेल में। और जो केंद्रक होता है, इस जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे बोला जाता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अंदर की तरफ जो इन्वेलप होता है, उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी तरह से जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के बाद बीच बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं, छेद होते हैं या छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर भरा हुआ है, इनमें जो है पदार्थों का आवागमन होता है इन न्यूक्लियर पोर के माध्यम से। इसको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। देन तीसरी संरचना आप रेड कलर से देख रहे होंगे, यहाँ पर एक जालनुमा संरचना पाई जाती है जो कि केंद्रक की बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है। इसको बोला जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। और इसी क्रोमेटिन नेटवर्क में जो डीएनए होता है, इस डीएनए के माध्यम से जो लक्षण होते हैं जीवों के, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कहते हैं कि माता पिता के लक्षण बच्चों में जाते हैं, वो इन्हीं के डीएनए के माध्यम से ही जाते हैं। तीसरी जो संरचना पाई जाती है यहाँ पर, एक होती है न्यूक्लियोलस, जिसे केंद्रिका बोला जाता है। सेंटर पे गोलाकार संरचना होती है न्यूक्लियोलस। यहाँ पर जो पदार्थ भरा होता है, अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है इस न्यूक्लियस के अंतर्गत, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हिंदी में इसको बोला जाता है केंद्रक द्रव्य। ये चीज जानिए। एक छोटी सी जो ऊपर की तरफ कवर है, इन्वेलप है, इस इन्वेलप के अंदर किनारे किनारे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे लैमिना भी बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो डायग्राम था, आपको समझना होगा इस डायग्राम को। बहुत ही प्यारा डायग्राम बना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए कुछ और जानकारी लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया था, 1831 में किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में जो रेड कलर की संरचना है, ये मैंने बता दिया आपको। कुछ मैंने फैक्ट लिखे हुए हैं। जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, देखिए परिभाषा के लिए मैंने लिखा हुआ है कि कोशिका विभाजन के समय की जो धागे होते हैं ना, जो जाल बना हुआ है, ये दोनों ही धागे अलग हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, एक छोटी और मोटी छड़ के समान संरचना बन जाती है, जिसे बोला जाता है क्या? गुणसूत्र। इसी को बोला जाता है क्रोमोसोम। यही जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, जो पूरा एक जाल बना हुआ है, जब कोशिका विभाजन होता है, अगले आने वाली क्लास में बताएंगे, तो ये क्या होते हैं, दोनों अलग अलग एक पैरेलल संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही बोला जाता है क्या? गुणसूत्र। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। और इसी गुणसूत्र में पाए जाते हैं क्या? डीएनए के अणु। और ये जो डीएनए के अणु होते हैं, बीच बीच में डीएनए के अणु पाए जाते हैं, ये कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचिकाएं, मतलब जो कोशिका कैसे बननी है, साथ में उसका क्या क्या ऑर्गेनल्स डेवलप होंगे, किसमें केंद्र पाया जाएगा, कौन सा ऑर्गन्स किसमें पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है? डीएनए के अणु में। इसी डीएनए के अणु में एक क्रियात्मक खंड होता है जीन, जिसमें लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं इन्हीं जीन के माध्यम से। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ या जीन को, इसीलिए ये चीज याद रखिएगा कि जो डीएनए होता है उसको आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल तथा जीन को क्या बोला जाता है? आनुवांशिक इकाई, हेरेडिटरी यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से आनुवांशिक इकाई क्या होगी, तो आपका ऑप्शन होगा जीन। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बारे में कुछ इसके कार्य होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, यदि आपको फंक्शन लिखने को आते हैं, इसके कार्य क्या क्या होते हैं कि एक कोशिका में, तो आप बता सकते हैं
कि ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, कोशिका की रक्षा करता है, सभी उपापचयी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, साथ में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं इसी केंद्र के थ्रू ये होती हैं, नियंत्रण करता है। कोशिका का डेवलपमेंट कैसे होगा इसके बारे में ये केंद्रक नियंत्रित करता है। साथ में कोशिका का जो परिपक्वन होगा, कैसे कोशिका मैच्योर होकर के बनेगी नई कोशिका, इसका सारा जो सेंटर होता है वो होता है केंद्रक। इसीलिए केंद्रक को जो सेल होती है उसमें सृष्टिकर्ता या मेन ऑर्गन बोला जाता है केंद्रक को। तो ये तो मैंने एक केंद्रक के बारे में आपको परिचय दिया, क्या क्या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस जो केंद्रक होता है ना, इस केंद्रक में अंदर जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, जो मैं भी आपको बताया कि छोटी पतली छड़नुमा संरचना बन जाती है, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे गुणसूत्र बनते हैं, उनमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए न्यूक्लियोलस, ये बीच में सेंटर का भाग न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहलाता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कोशिका के अंतर्गत छोटी गोलाकार अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। ये फैक्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। तो चलिए पढ़ते हैं गुणसूत्र के बारे में। डायग्राम आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, देखिए फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। डायग्राम देखिए, जो साइंस के विद्यार्थी हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें जो इस क्रोमोसोम में एक जालनुमा संरचना पाई जाती है, मैंने बताया ये क्रोमैटिड कहलाते हैं। ये रेड कलर की यही जो संरचना है क्रोमैटिड कहलाते हैं। बीच बीच में इसमें कुछ पदार्थ या कहना चाहिए कि गोल अंडाकार संरचना होती है जिसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं, है ना। बहुत सारे होते हैं, मैंने एक डायग्राम में बनाया है। इसके अलावा कहीं कहीं पर ये जो जाल होता है, पैरेलल संरचनाएं होती हैं। देखिए पैरेलल मैंने संरचना बना रखी है, समानांतर संरचना बनी हुई है। ये कहीं कहीं पर मुड़ जाती है। इस जहां पर ये मुड़ती है वहां पर इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर, और जहां पर ये मुड़ती है वहां पर एक संकुचन बन जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है सेल में, तो क्रोमोसोम में उसको बोला जाता है प्राथमिक संकुचन बोला जाता है। ठीक है, आगे कभी कभी भी उसमें भी फोल्ड बन जाते हैं तो उसे द्वितीयक संकुचन भी बोला जाता है। मैंने यहाँ पर द्वितीयक संकुचन और द्वितीयक संकुचन यहाँ पर लिखा हुआ है, और प्राथमिक संकुचन यहाँ पर होता है नीचे, जहाँ पर ये क्रोमैटिड होते हैं आपस में मिलते हैं, क्या कहलाते हैं? सेंट्रोमियर। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है क्रोमोसोम का वो कहलाता है क्या? टीलोमेयर। इसका जो इन्वेलप होता है, कवर होता है, इसको बोला जाता है पेलिकल। और यहाँ पर जो पदार्थ भरा होता है उसको बोला जाता है ब्लैक कलर से मैट्रिक्स। तो जस्ट एक परिचय था आपके गुणसूत्र को समझने के लिए। देखिए गुणसूत्र को पढ़ने के लिए हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भाग में डिवाइड करते हैं? देखिए एक होता है पेलिकल जो कि चारों तरफ कवर होता है, दूसरा होता है मैट्रिक्स जो यहाँ पर पदार्थ भरा हुआ है, और तीसरा है क्रोमैटिड्स। ये रेड कलर की जो क्रोमैटिड बने हुए हैं ये तीसरे। तो 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड में। देखिए परिभाषा के लिए मैं लिखा हुआ है 2 समांतर कुंडलित धागे नुमा संरचना होती है, इन्हें क्रोमैटिड बोला जाता है या अर्ध गुणसूत्र भी बोला जाता है। और प्रत्येक क्रोमैटिड में, इन क्रोमैटिड में, प्रत्येक क्रोमैटिड में मैंने एक गुणसूत्र की संरचना बनाई है, याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, है ना। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो प्रत्येक क्रोमैटिड होता है यहाँ पर अत्यधिक महीन कुंडलित धागे नुमा जो एक रचना पाई जाती है क्रोमोनिमेटा कहलाता है। जानकारी के लिए बताता हूँ, जिस तरह से ये क्रोमैटिड यहाँ पर बने हुए हैं ना, इसी तरह से एक पतली संरचना इसके अंदर भी पाई जाती है, उनको बोला जाता है क्या? क्रोमोनिमेटा। मैंने एक डॉट से बनाया हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ पतली धागे नुमा समानांतर संरचना भी यहाँ पाई जाती है, लेकिन वो इतनी क्लोज होती है कि उसको क्लियर कट आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ही घनिष्ठता के साथ इस क्रोमैटिड के साथ जुड़ी होती है, उसको बोला जाता है क्या? क्रोमोनिमेटा। कंफ्यूजन नहीं पालना, क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है। देन अंदर क्रोमैटिड है, उसी में मिले हुए हैं क्रोमोनिमेटा, और यहाँ पे जहाँ पे दोनों ही क्रोमैटिड आपस में मिल जाते हैं उसको सेंट्रोमियर। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस चीज में कि सारी क्या क्या चीजें हैं। तो समझिएगा बात को कि प्रत्येक क्रोमैटिड में क्रोमोनिमेटा इतनी अधिक, ये क्रोमोनिमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से आपस में जुड़े रहते हैं कि वो एक से प्रतीत होते हैं। इसलिए आपको देखने में एक ही दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, अंदर इसमें क्रोमोनिमेटा भी चिपका हुआ है। तो प्रत्येक क्रोमैटिड में क्रोमोनिमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से जुड़े होते हैं कि वो एक ही प्रतीत होते हैं। तो समझ लीजिए क्रोमैटिड और क्रोमोनिमेटा में डिफरेंस है। एक दूसरे से ये क्रोमैटिड आपस में मिलते हैं, वहां पे सेंट्रोमियर होता है, बोलते हैं उसको, जहां पर मिल जाते हैं। और ये जो सेंट्रोमियर होता है, जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो बहुत ही हेल्प करता है कोशिका विभाजन में। अब देखिए
जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर से आप यदि बहुत गौर से देखेंगे, इस भाग को मैं बाकी भाग को छिपा लेता हूं, यहाँ के भाग को छिपा लेता हूं, तो आप देखिए एक सेंट्रोमियर से दो गुणसूत्र, दो क्रोमेटिड इधर है, दो क्रोमेटिड इधर है, ऐसा कहना चाहिए। तो इसी का मैं यदि अनुप्रस्थ काट आपको बना के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए अच्छे से, इसी को मैंने कुछ यूं समझिए, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो ये सेंट्रोमियर हो जाएगा बीच में, ये दो गुणसूत्र ऊपर, दो भुजाएं इसकी नीचे, और इसके किनारे वाले भाग क्या कहलाएंगे, टीलोमेयर। ये किनारे वाला भाग जो है, ये यहाँ का वाला भाग क्या कहलाएगा, टीलोमेयर। तो एक मैंने इसी को मॉडिफाइड करके थोड़ा सा लार्ज करके बनाया है, एक क्रोमोसोम का सिंगल एक क्रोमोसोम बनाया है, ये सेंट्रोमियर, यहाँ पर किनारे पे टीलोमियर। बहुत सारी किताब में ऐसा भी डायग्राम देखने को मिलता है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है डियर फ्रेंड्स, कि इसकी उपस्थिति के कारण जो गुणसूत्र होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, इस सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण गुणसूत्र क्या होते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। इन्हें आर्म बोला जाता है, किसकी, क्रोमोसोम की आर्म या भुजा बोला जाता है, यही मैंने लिखा हुआ है, भुजा। और दोनों बाहुओं को संधि स्थल जो होता है, यहाँ पर जहाँ पे मिलते हैं उन्हें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है। इस तरह से कभी कभी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलता है। तो जस्ट ये एक परिचय था आपको डियर फ्रेंड्स समझने के लिए। कुछ और फैक्ट बताते चलूँ आपको। जो इंसान होता है, मनुष्य होता है, उसमें केवल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र को 23 जोड़े बोले जाते हैं, क्योंकि 2n इनका फॉर्मूला होता है। तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर पूछता है तो आपको बताना होगा, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इनमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो लगभग समान होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण समान जाते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है, जो 23वां नंबर का जोड़ा होता है वहां पर डिफरेंस होता है। जो विद्यार्थी थोड़ा साइंस कम पढ़े हैं उनको आइडिया नहीं होगा। जो मेल होता है वहां पर 23वें जोड़े में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो फीमेल होती है उनमें 23वें जोड़े में XX क्रोमोसोम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रेगनेंसी के समय लड़का बनेगा या लड़का बनेगा, मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, वो हमारा डिसाइड करता है कौन सा नंबर का जोड़ा, 23वें नंबर का जोड़ा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ और फैक्ट समझते हैं। ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मक्का में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं, टमाटर में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और आलू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक फैक्ट मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो गुणसूत्र होते हैं, मैंने बताया कि गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। देखिए गुणसूत्र आपको यहाँ पर जोड़े में दिखाई देते हैं, और जब गुणसूत्र एक दूसरे से जोड़े में दिखाई देते हैं, जैसे गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है, होमोलॉगस ऑर्गन। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं आपस में किस तरह से ये जुड़े होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन इससे जुड़ी होती है, ये फैक्ट बताएंगे। और हो सकता है मैं आपको अगली क्लास में बताऊं प्लांट और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।